Hello friends, welcome on my YouTube channel Theory and Practical Class of MLT and Histopathology. Today I will discuss about histopathology, जिसमें हम जानेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी का परिचय क्या होता है, हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी किसको कहते हैं और ऑन्कोपैथोलॉजी क्या होता है, एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी से। हिस्टोपैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट deals with the study of disease tissue sample to diagnose and understand the underlying causes of disease. It involves examining tissue specimen under a microscope to identify abnormality at the cellular or tissue level. Histopathological analysis is crucial for diagnosing disease such as cancer, infection, and inflammatory condition. By studying the microscopic features of tissue, pathologists can provide valuable information to guide patient management and treatment डिसीजन। हिस्टोपैथोलॉजी वह शाखा है जिसमें हम पेशेंट के टिश्यू और टिश्यू के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, यह रोगों के कारण और प्रकारों को समझने में मदद करती है और उपचार योजनाओं को निर्धारित करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी पैथोलॉजिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला टेस्ट है दोस्तों। हिस्टोपैथोलॉजिस्ट पेशेंट के टिश्यू की मॉर्फोलॉजी को देख करके डायग्नोसिस प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कैंसर, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, जिससे पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने में या क्लिनिशियन को ट्रीटमेंट देने में आसानी होती है। ओके, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए हम हिस्टोपैथोलॉजी को परफॉर्म करते हैं टिश्यू में। ओके, अब जानेंगे फ्रेंड्स हम हिस्टोलॉजी क्या होता है। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग सेल एंड टिश्यू अंडर अ माइक्रोस्कोप टू understand their organization, composition, and function. Histology play a crucial role in various fields, including medicine, biology, and pathology, including highlights to normal and abnormal tissue structure. Histology, histo that means friends, tissue, logy that means study. Study of tissue is called histology, जिसमें हम सिर्फ नॉर्मल टिश्यू का स्टडी करते हैं, उसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ओके, और हिस्टोपैथोलॉजी is the study of disease tissue at a microscope level to understand the nature and the causes of disease. It involves examining tissue sample obtained from biopsy or surgical procedure to diagnose disease such as cancer or infection. Histopathologists analyze the cellular structure, composition, and abnormality within tissue to provide accurate diagnosis and informed treatment decision. Histopathology, histo means tissue, patho means disease, logy means study. Histopathology, that means friends, स्टडी ऑफ डिजीज इन द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजी, जिसमें हम टिश्यू में डिजीज का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में जनरली हम इन्फेक्शन और कैंसर और इन्फ्लेमेशन जैसी बीमारियों का स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हमारे पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं किसी भी पेशेंट के टिश्यू में टिश्यू के स्ट्रक्चर को चेंजेज मतलब बदलाव कैंसर भी हो सकते हैं और इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में जनरली हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू में डिजीज का अध्ययन करते हैं, जिसको हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। ऑन्कोपैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ ट्यूमर और कैंसरस ग्रोथ। Oncopathologists analyze tissue sample, biopsy, and other specimen to diagnose cancer and provide valuable information for treatment planning. Oncopathology, onco that means friends cancer, pathology means patho means disease, pathology means study. कैंसर डिजीज की स्टडी को हम लोग ऑन्कोपैथोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो ऑन्कोपैथोलॉजी में हम लोग
जनरली स्टडी करते हैं कैंसर सेल्स का या कैंसर टिश्यू का। पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सैंपल और बायोप्सी या अदर स्पेसिमेन जो भी हमारा है उसमें कैंसर जैसी को डायग्नोस करते हैं और अपना अवेलेबल डायग्नोसिस देते हैं, जिससे पेशेंट के ट्रीटमेंट का प्लानिंग किया जाए या फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है दोस्तों। ओके, हिस्टोपैथोलॉजी में आगे जानेंगे फ्रेंड्स। हिस्टोपैथोलॉजी के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी के जनरली 13 स्टेप्स होते हैं, जिसमें स्पेसिमेन कलेक्शन, स्पेसिमेन रिसीविंग, स्पेसिमेन ग्रोसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग, एम्बेडिंग, ट्रिमिंग, सेक्शनिंग और माइक्रोटोमी, माउंटिंग, स्टेनिंग, कवर स्लिपिंग, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस एंड रिपोर्टिंग शामिल होता है। ओके, तो इन 13 स्टेप्स फॉलो करने के बाद पेशेंट का डायग्नोसिस कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो स्टेप फर्स्ट जानेंगे स्पेसिमेन कलेक्शन क्या होता है। टिश्यू सैंपल आर कलेक्टेड थ्रू प्रोसीजर सच एज बायोप्सीज और सर्जिकल रिसेक्शन। स्पेसिमेन कलेक्शन जनरली सर्जन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है फ्रेंड्स, जिसमें सर्जन पेशेंट के बॉडी से कोई छोटा सा पीस, जिसको हम लोग बायोप्सी बोलते हैं, या ऑर्गन को रिमूव करते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गन रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग सर्जिकल रिसेक्शन या सर्जिकल रिसेक्शन स्पेसिमेन बोलते हैं। ओके, सैंपल कलेक्शन करने के बाद सर्जन फ्रेंड्स टिश्यू को लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमारा आएगा रिसीविंग। द स्पेसिमेन इज रिसीव्ड फ्रॉम द ऑपरेटिंग रूम or clinic and checked against the accompanying paperwork. In histopathology, the process of receiving tissue samples involves logging in specimens, verifying patient information, assigning unique identifiers, and ensuring proper handling and storage to maintain sample integrity for analysis. सैंपल को लैब में टेक्नीशियन द्वारा रिसीव किया जाता है फ्रेंड्स। रिसीविंग के टाइम पे हम स्पेसिमेन का लेबल चेक करते हैं, उस लेबल के अकॉर्डिंग पेशेंट का स्पेसिमेन हम रिसीव करते हैं। और स्पेसिमेन के साथ हमारे पास होता है TRF, जिसको हम लोग टेस्ट रिक्वेशन फॉर्म कहते हैं, जिसमें पेशेंट का सारा डिटेल फिल होता है सर्जन के द्वारा, जिसमें पेशेंट का नाम, पेशेंट का एज, जेंडर, साइट ऑफ बायोप्सी, पेशेंट का हिस्ट्री, पेशेंट का UHID नंबर, UHID दैट मीन्स यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफायर नंबर। ठीक है, तो टेक्नीशियन जो भी सैंपल को रिसीव करते हैं फ्रेंड्स, वो इन क्राइटेरिया को मैच कर करके सैंपल को रिसीव करते हैं। ठीक है, सैंपल रिसीविंग का बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स क्या मैं 2 आइडेंटिफायर को लेना चाहिए सैंपल रिसीविंग के दौरान, पेशेंट का नाम और पेशेंट का UHID। ठीक है, जिससे कि सैंपल रिसीविंग में कोई भी गलती होने का संभावना ना रह जाए। दोनों आइडेंटिफायर को मैच करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिमेन को फिक्सेशन के लिए 10% फॉर्मल्डिहाइड में रखते हैं। अगर बड़ा स्पेसिमेन है तो उसमें हम सेक्शन को क्या करते हैं, कट लगा करके फिक्स करते हैं। अगर छोटी बायोप्सी है तो उसको 10% फॉर्मल्डिहाइड में रखते हैं। आइडियल जो फिक्सेशन होता है फ्रेंड्स वो 24 to 74 आवर्स में। थर्ड स्टेप हमारा आता है स्पेसिमेन ग्रोसिंग। स्पेसिमेन ग्रोसिंग टिपिकली रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड प्रिपेयरिंग टिश्यू सैंपल्स फॉर फर्दर एनालिसिस सच एज in pathology or research. It involves the initial handling, descriptions and decision, dissections of biopsy specimen to obtain the relevant information for diagnosis or experimentation. Specimen grossing जो होता है फ्रेंड्स वो जनरली पैथोलॉजी या रिसर्च का एक पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम लोग सैंपल को क्या करते हैं, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हम लोग स्पेसिमेन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ओके, इट इन्वॉल्व्स द इनिशियल हैंडलिंग, डिस्क्रिप्शन एंड डिसेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन टू ऑब्टेन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर डायग्नोसिस और एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, पेशेंट के स्पेसिमेन का हैंडलिंग, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका सेक्शनिंग दैट मीन्स डिसेक्शन
शामिल होता है, ठीक है। और ये सब हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पेशेंट के डायग्नोसिस में या एक्सपेरिमेंटेशन में, ठीक है। तो ग्रोसिंग स्पेसिमेन स्टेप्स, द ग्रोसिंग ऑफ अ स्पेसिमेन इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। ग्रोसिंग के भी 7 चरण है। पहला है हमारा डिस्क्रिप्शन, दूसरा है हमारा ओरिएंटेशन, तीसरा है डिसेक्शन, चौथा सैंपलिंग, पांचवा फिक्सेशन, छठवां डॉक्यूमेंटेशन और 7th स्टेप होता है दोस्तों कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ग्रोसिंग स्पेसिमेन स्टेप्स में पहला स्टेप हमारा है डिस्क्रिप्शन। द स्पेसिमेन इज विजुअली एग्जामाइंड एंड डिस्क्राइब, noting any abnormalities, dimension or relevant characteristics। डिस्क्रिप्शन में स्पेसिमेन का हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं फ्रेंड्स, जिसमें पेशेंट के स्पेसिमेन का मेजरमेंट, लेंथ, हाइट एंड विड्थ, ठीक है, वो मेजर करते हैं। और उसको जो भी हमें नेक्ड आई से दिख रहा है, दैट मीन्स फ्रेंड्स माइक्रोस्कोपी जो हमें दिख रहा है कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है उसके स्पेसिमेन के सरफेस पे या एक्सटर्नल सरफेस पे, जैसे कि बोल सकते हैं स्पेसिमेन हमारा ऑलरेडी कट ओपन है या इंटैक्ट स्पेसिमेन है, ओके। इंटैक्ट स्पेसिमेन मतलब कहीं से भी कट छट ना लगा हो, ऑलरेडी कट ओपन या पार्टली कट ओपन वर्ड यूज होता है फ्रेंड्स कि कहीं से स्पेसिमेन को काटा हो, ठीक है। कोई स्कार तो नहीं है उसके ऊपर, कहीं से परफोरेशन तो नहीं दिख रहा है, कोई अल्सरेशन तो नहीं है टिश्यू के ऊपर, ठीक है। तो उन सब चीजों को क्या करते हैं हम नोट डाउन करते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सेकेंड हमारा ओरिएंटेशन, इट नेसेसरी द स्पेसिमेन इज ओरिएंटेड फॉर ऑप्टिमल एनालिसिस इंश्योरिंग दैट स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंटरेस्ट आर प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन। स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट का सर्जिकल स्पेसिमेन आया है, ठीक है, या कोई बायोप्सीज आई है और कुछ रॉन्ग कमिटमेंट ना होने पाए, जैसे में साइट वगैरह रॉन्ग ना होने पाए, अगर राइट लिखा है तो हमें भी राइट ही डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और स्पेसिमेन को अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ओरिएंट भी करना है कि राइट है या लेफ्ट है, ठीक है। अब उसमें भी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, उनको भी पहचानना चाहिए, ठीक है। तो ये सब काम जो भी होता है वो पैथोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो स्पेसिमेन ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अगर रॉन्ग ओरिएंट करेंगे तो रॉन्ग ग्रोसिंग होगी, तो रॉन्ग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। ओरिएंटेशन का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड स्टेप हमारा डिसेक्शन, द स्पेसिमेन इज डिसेक्टेड अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल विच में इन्वॉल्व सेक्शनिंग, स्लाइसिंग और सेपरेटिंग टिश्यू। डिसेक्शन में हम लोग पेशेंट के टिश्यू को सेपरेट करते हैं, उसकी स्लाइसिंग करते हैं, मतलब 3 से 4 माइक्रोन मिलीमीटर थिकनेस का सेक्शन स्लाइसिंग के थ्रू लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सेक्शनिंग करते हैं, दैट्स मीन्स कट काटते हैं उसको, ठीक है। ये सब सारी चीजें हमारी डिसेक्शन कहलाती हैं। फोर्थ स्टेप हमारा सैंपलिंग, सैंपल आर टेकन as needed for further processing such as histological examination or molecular analysis। पेशेंट के जो सैंपलिंग किया था दोस्तों वो मॉलिक्यूलर एनालिसिस के लिए या हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा 6th स्टेप है फिक्सेशन। फिक्सेशन, टिश्यू सैंपल्स में बी प्लेस्ड इन फिक्सेटिव सॉल्यूशन टू प्रिजर्व देयर स्ट्रक्चर एंड सेलुलर डिटेल्स। फिक्सेशन जनरली हम लोग टिश्यू के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उसको डिश या डिकम्पोज होने से बचाने के लिए, यूट्रिफिकेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन में जनरली हम लोग 10% फॉर्मल डिहाइड, 10% फॉर्मल सलाइन, 10% फॉस्फेट बफर सलाइन यूज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फिक्सेटिव हमारे बहुत तरह के होते हैं, आगे चल करके पढ़ेंगे।
तो जनरल जो हमारा फिक्सेटिव है वो 10% फॉर्मल्डिहाइड या 10% फॉर्मल सलाइन है, जिससे या टिश्यू के स्ट्रक्चर को या उसके सेलुलर डिटेल को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है। 6th स्टेप हमारा डॉक्यूमेंटेशन। ऑल फाइंडिंग इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन, मेजरमेंट एंड सैंपलिंग लोकेशन आर डॉक्यूमेंटेड थ्रूली फॉर रेफरेंस। डॉक्यूमेंटेशन में रेफरेंस के लिए हम लोग पेशेंट के स्पेसिमेन का मेजरमेंट, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका साइट, ठीक है, टिश्यू का लोकेशन, जो भी होता है उसको क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेड करते हैं फॉर द रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स हम लोगों का कम्युनिकेशन। एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आर कंसर्न आर कम्युनिकेटेड टू द एप्रोप्रिएट। अगर कोई भी सिग्निफिकेंस के लिए, जैसे मान लीजिए टिश्यू में कोई एबनॉर्मेलिटी थी, तो उसको कंसर्न पर्सन से, जो भी उनका ट्रीटिंग डॉक्टर है या फिर क्लिनिशियन है। 7th स्टेप्स है फ्रेंड्स हम लोगों का कम्युनिकेशन। एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आर कंसर्न आर कम्युनिकेटेड टू द एप्रोप्रिएट। दैट मीन्स किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष या चिंता को उपयुक्त व्यक्ति, दैट मीन्स फ्रेंड्स क्लिनिशियन या फिर पेशेंट पार्टी को सूचित करना या उसको इन्फॉर्म करना, प्रोसेस को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब हमारा 4th स्टेप है फ्रेंड्स टिश्यू प्रोसेसिंग। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कलेक्शन, सेकेंड हमारा था रिसीविंग, थर्ड हमारा स्टेप था ग्रोसिंग, और 4th स्टेप हमारा आएगा टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग इज अ सीरीज of steps informed to prepare biological tissue samples for microscopic examination. It involves several key stages. Okay. टिश्यू प्रसंस्करण सूक्ष्म परीक्षण के लिए या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए बायोलॉजिकल टिश्यू के सैंपल तैयार करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग अलग अलग स्टेप्स में जानेंगे फ्रेंड्स। पहला हमारा होता है फिक्सेशन, दूसरा हमारा होता है डिहाइड्रेशन, तीसरा होता है हमारा क्लियरिंग, चौथा होता है हमारा इन्फिल्ट्रेशन या इंटीग्रेशन। ठीक है, इन 4 स्टेप्स में हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है। ठीक है, सबसे पहले फिक्सेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। टिश्यू फिक्सेशन इज अ प्रोसेस इन हिस्टोलॉजी एंड पैथोलॉजी वेयर बायोलॉजिकल टिश्यू आर प्रिजर्व्ड and stabilized to prevent decay or decomposition. Fixative or chemicals used in the process to cross-link proteins and other cellular components, essentially fixing them in place. Okay, friends. तो फिक्सेशन हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए, उसके मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए या टिश्यू के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए हम करते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम लोग फिक्सेशन बोलते हैं। फिक्सेशन जनरली केमिकल, दैट मीन्स 10% फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल सलाइन या बफर सलाइन, ग्लूटाल्डिहाइड में करते हैं पेशेंट के स्पेसिमेन की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब टिश्यू फिक्सेटिव को जानेंगे। टिश्यू फिक्सेटिव इज अ सबस्टेंसेस यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल टिश्यू फॉर एग्जामिनेशन अंडर अ माइक्रोस्कोप। कॉमन फिक्सेटिव इंक्लूड्स फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड और पैराफॉर्मल्डिहाइड। They work by stabilizing cellular structure and preventing decay or degradation. ठीक है ना, फिक्सेटिव जो भी होते हैं वो सैंपल को डिशे होने से प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, डिकम्पोज होने से बचाते हैं। ठीक है, टिश्यू की मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए जरूरी होते हैं फिक्सेटिव। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू फिक्सेटिव। टिश्यू फिक्सेटिव कैन बी क्लासिफाइड यूज्ड on their chemical composition and mechanism of action. तो जो फिक्सेटिव क्लासिफिकेशन होता है उसको क्लासिफाइड हम केमिकल के कंपोजिशन और मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग करते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट इज सिंपल फिक्सेटिव, सेकंड इज कंपाउंड फिक्सेटिव। ओके, सिंपल फिक्सेटिव, a simple fixative is a solution used in histology and pathology to preserve tissue samples for microscopic examination in
typically consist of a single chemical agent such as formaldehyde, ठीक है, ethanol or methanol, which helps to immobilize cellular structure and prevent degradation. Simple fixative are used to maintain tissue integrity, facilitate staining and enable accurate analysis of tissue sample. सिंपल फिक्सेटिव जो होते हैं फ्रेंड्स, उसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो टिश्यू के सेलुलर स्ट्रक्चर को डिजनरेट होने से बचाता है या प्रिवेंट करता है, ठीक है। सिंपल फिक्सेटिव आर यूज्ड टू मेंटेन टिश्यू इंटीग्रिटी, टिश्यू की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए सिंपल फिक्सेटिव का यूज करते हैं। और स्टेनिंग, मतलब गुड क्वालिटी का स्टेनिंग के लिए सिंपल फिक्सेटिव या किसी फिक्सेटिव की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और एक्यूरेट एनालिसिस को इनेबल करने के लिए इस सैंपल के सिंपल फिक्सेटिव का यूज होता है दोस्तों। सिंपल फिक्सेटिव के एग्जांपल एल्डिहाइड, एल्कोहल, पिक्रिक एसिड, ठीक है, हैवी मेटल्स, ठीक है, और एसिड्स होते हैं। तो ये इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड is the most widely used aldehyde fixative. Glutaraldehyde is another aldehyde fixative commonly used for electron microscopy. जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटाराल्डिहाइड होता है फ्रेंड्स, वो एल्डिहाइड ग्रुप्स से बिलोंग करता है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का यूज हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी के स्टडी के लिए और ग्लूटाराल्डिहाइड का यूज हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए करते हैं। Alcohol, ethanol or methanol are example of alcohol fixative. They dehydrate tissues and stabilize proteins. Okay, तो हमारा जो सेकेंड स्टेप्स होता है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग एल्कोहल फिक्सेटिव कहते हैं, ठीक है, जिसमें एथेनॉल और मेथेनॉल का यूज करते हैं एज अ फिक्सेटिव। और एल्कोहल जो भी होता है वो टिश्यू को डिहाइड्रेट करता है, ठीक है ना, और उसके प्रोटीन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। थर्ड हमारा हैवी मेटल्स, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड्स आर एग्जांपल ऑफ हैवी मेटल फिक्सेटिव। हैवी मेटल फिक्सेटिव के लिए जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं उसको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या मर्क्यूरिक क्लोराइड बोलते हैं फ्रेंड्स। प्राइमरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसका भी यूज हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए करते हैं। एस्टिक एसिड, एसिड्स में एस्टिक एसिड एंड ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड आर समटाइम यूज्ड एज अ फिक्सेटिव फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, ठीक है। स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए हम लोग एस्टिक एसिड या फिर ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड का यूज करते हैं एज अ फिक्सेटिव, ठीक है। तो ये जो भी हमारे एग्जाम्पल थे वो सिंपल फिक्सेटिव के एग्जाम्पल थे, जिसमें हमने एस्टिक एसिड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाराल्डिहाइड, ठीक है, के बारे में जाना। अभी हम जानेंगे कंपाउंड फिक्सेटिव क्या होता है। कंपाउंड फिक्सेटिव इज अ सॉल्यूशन यूज्ड इन हिस्टोलॉजी एंड पैथोलॉजी दैट कंटेन्स मल्टीपल केमिकल एजेंट designed to preserve tissue samples for microscopic examination, ठीक है। कंपाउंड फिक्सेटिव हिस्टोलॉजी में या पैथोलॉजी में यूज किया जाने वाला फिक्सेटिव होता है जिसमें एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। दैट मीन्स एक से ज्यादा केमिकल से मिलकर के हमारा कंपाउंड फिक्सेटिव बनता है। कंपाउंड फिक्सेटिव का यूज हम लोग सैंपल के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, करते हैं। कंपाउंड फिक्सेटिव आर फॉर्मुलेटेड टू टारगेट वेरियस सेलुलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल्स allowing for more
detailed analysis and characterized of tissue sample. Okay. कंपाउंड फिक्सेटिव को विभिन्न सेलुलर संरचनाओं या अणुओं को लक्षित करने के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें टिश्यू के सैंपल का अधिक विस्तृत विश्लेषण और कैरेक्टर वर्णन किया जा सके। ठीक है। कंपाउंड फिक्सेटिव को आगे जानेंगे फ्रेंड्स कि उनके फर्दर क्लासिफिकेशन कितने होते हैं। कंपाउंड फिक्सेटिव आर फर्दर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। फर्स्ट इज माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, सेकंड इज साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, थर्ड इज हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। ओके, तो अभी हम जानेंगे माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव क्या होता है। दीज आर यूज्ड टू प्रिजर्व द एनाटॉमी ऑफ द टिश्यू। ठीक है। माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव जो होता है फ्रेंड्स, इसका उपयोग टिश्यू की शारीरिक रचना या उसकी के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना या संरक्षित करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फॉर्मल सलाइन, न्यूट्रल बफर सलाइन, जेनकर्स फ्लूइड एंड बोइंस फ्लूइड। ठीक है। तो ये चारों एग्जांपल हमारे माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव के होते हैं। यहाँ साइकोलॉजिकल फिक्सेटिव, दीज आर यूज्ड टू फिक्स सेलुलर स्ट्रक्चर। साइकोलॉजिकल फिक्सेटिव आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप। ठीक है। साइकोलॉजिकल फिक्सेटिव का उपयोग हम लोग इंट्रासेलुलर संरचनाओं को करेक्ट करने के लिए करते हैं। साइकोलॉजिकल फिक्सेटिव को भी फर्दर क्लासिफाइड 2 ग्रुप में किया गया है, जिसको न्यूक्लियर फिक्सेटिव और साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव बोलते हैं फ्रेंड्स। तो साइकोलॉजिकल फिक्सेटिव के लिए जनरली हम लोग कार्नोइस फ्लूइड, क्लार्क फ्लूइड या फ्लेमिंग फ्लूइड का यूज करते हैं। साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव के लिए हम लोग चैंटिस फ्लूइड का यूज करते हैं। ओके। थर्ड हमारा है केमिकल फिक्सेटिव। दीज आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ। इनका उपयोग रासायनिक घटकों को प्रदर्शित करने के लिए या निम्नलिखित के रासायनिक घटकों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसका एग्जांपल है फ्रेंड्स कोल्ड एसीटोन एंड एथेनॉल। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, जिसमें हमने हिस्टोलॉजी का इंट्रोडक्शन जाना, हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है, ऑन्कोपैथोलॉजी क्या होता है, एक एक का डिस्क्रिप्शन जाना हमने। सेकेंड हमने जाना फ्रेंड्स की हिस्टोपैथोलॉजी के कितने स्टेप्स होते हैं, और 13 स्टेप्स में से हमने आज 4 स्टेप्स कवर किए, जिसमें पहला स्टेप था हमारा कलेक्शन, सेकेंड स्टेप था हमारा रिसीविंग, थर्ड स्टेप था हमारा ग्रोसिंग, फोर्थ स्टेप था हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग में भी हमने जाना आज कि फिक्सेशन क्या होता है। ठीक है। फिक्सेटिव क्या होता है। तो आज हमने फिक्सेटिव का पार्ट जाना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप के फिक्सेटिव जो हमारे हैं, सिंपल फिक्सेटिव, कंपाउंड फिक्सेटिव। ठीक है। उनको प्रिपेयर कैसे करते हैं। ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।